Hello and welcome once again to the GS Vault by Sandeep. पॉलिटी फैक्ट्स की इस सीरीज़ में हम पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स वाला सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए आर्टिकल्स देख रहे हैं। और इस सीरीज़ का फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा हुआ एक वीडियो ऑलरेडी आपके इस प्लेलिस्ट में है शामिल, तो उसका सेकंड पार्ट आज शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक के आर्टिकल्स जो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग आर्टिकल नंबर 23 से शुरू करेंगे और आर्टिकल नंबर 35 तक के जितने आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो नंबर 3 यानी कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि फंडामेंटल राइट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर 6 प्रकार की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला राइट टू इक्वालिटी था, दूसरा राइट टू फ्रीडम था, और आज हम देखने जा रहे हैं यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज़ 2 आर्टिकल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड these provisions under 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। तो 2 आर्टिकल्स देखने हैं हमको। पहला देखना है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 क्या है? तो आर्टिकल नंबर 3 जो है 23 जो है कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक in human beings and forced labor। prohibition of traffic in human beings and forced labor, इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी का व्यापार, इंसानों का व्यापार या मानव का दुर्व्यापार यानी कि ट्रेड करना इंसानों का, और फोर्स्ड लेबर यानी कि किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना विदाउट पेइंग हिम, ये जो है बैन किया जाता है आर्टिकल नंबर 23 के द्वारा। अच्छा, आर्टिकल नंबर 23 हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी फंडामेंटल राइट है, यानी कि ये अपने आप लागू नहीं होता है। ये तभी लागू होगा जब पार्लियामेंट बाई लॉ उसके लिए कोई पनिशमेंट प्रोवाइड करे। तो आर्टिकल नंबर 23 बस ये कहता है कि ये सारी चीज़ें बैंड है, लेकिन कोई पनिशमेंट जो है प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना होगा। आर्टिकल नंबर 23 में ही ये पहला पार्ट तो ये कहता है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड forced labor are banned, shall be prohibited and shall be punishable in accordance with law। और आर्टिकल नंबर 23 का जो सेकंड पार्ट है यानी कि 23 पार्ट 2 ये कहता है कि इस आर्टिकल में जो कुछ भी लिखा गया है उससे ये ना समझा जाए कि स्टेट जो है कंपलसरी सर्विस नहीं ले सकता किसी से, यानी कि इमरजेंसी की सर्विस में सरकार जो है यानी कि स्टेट कंपलसरी सर्विस ले सकता है, अनिवार्य सेवा ले सकता है, इट कैन बी अलाउड। और कुछ केसेस में कॉन्स्क्रिप्शन एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन कहने का मतलब होता है कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस। तो इन केसेज ऑफ एक्सीजेंसीज या कह लें कि इन केसेज ऑफ कंटिजेंसीज, कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है अगर, तो स्टेट जो है कंपलसरी मिलिट्री सर्विस ले सकता है, यानी कि ज़बरदस्ती आपको मिलिट्री में भर्ती कर सकता है और लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। इसको फोर्स्ड लेबर नहीं कहा जाएगा। क्लियर है? तो आज के समय में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और भी कई सारे फोर्स्ड लेबर के रूप बताए हैं, जैसे कि स्लेवरी भी क्या है, तो ये भी जो है आर्टिकल नंबर 23 के तहत बैन किया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर किसी से ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता है, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता है, तो वो भी क्या है अंडर आर्टिकल नंबर 23 बैंड है, यानी कि फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन या इस तरीके का है ना, तो ये भी जो है बैंड है। इसके अलावा आप देखते हो कि यूएनओ की डेफिनेशन में, यूएनओ जब डिफाइन करता है मॉडर्न स्लेवरी, तो मॉडर्न स्लेवरी के रूपों में जो है कई बार ये भी कहता है कि चाइल्ड मैरिजेज आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, है ना। तो चाइल्ड मैरिज क्या है? मॉडर्न स्लेवरी का ही एक पार्ट है, एक रूप है। और ऐसे ही एक और है कि अगर ज़बरदस्ती विवाह किया जाए यानी कि फोर्स्ड मैरिज किया जाए किसी का, तो वो भी जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। तो इसको हम इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। बट अदरवाइज आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि अगर मानव के अंगों का, इंसानी अंगों का व्यापार किया जाता है या
क्या कहते हैं कि फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है, बिना पेमेंट किए किसी से ज़बरदस्ती काम करवाया जाए, तो वो सब प्रतिबंधित है आर्टिकल नंबर 23 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल आता है इस श्रृंखला में आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 इज रिलेटेड विद प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, या जिसको हम कह सकते हैं कि बच्चों को अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज उनको हैजार्डस फैक्ट्रीज़ में, हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। तो हम आम बोलचाल की भाषा में इसको हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर कह सकते हैं। ये भी एक नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी राइट है, अपने आप लागू नहीं होता है। इसको लागू करने के लिए पार्लियामेंट ने एक कानून बना रखा है, जिसको कुछ इस प्रकार से बोलते हैं हम कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट। ये जो है आया था 1986 में एंड इट वाज अमेंडेड, इसका अमेंडमेंट किया गया, लास्ट अमेंडमेंट जो है इसका किया गया था 2016 में। और उसके बाद से चाइल्ड लेबर अंडर या चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, अंडर 14 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एनीवेयर। तो पहले इस प्रकार का इतना हार्ड एंड फास्ट बैन नहीं था, बट अब जो है आफ्टर 2016 ये जो अमेंडमेंट किया गया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट में, उसके तहत जो है अंडर 14 ईयर्स एज के जितने भी बच्चे हैं, कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के किसी एम्प्लॉयमेंट में लगाया नहीं जा सकता। क्लियर है? तो ये जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन थे। उसके बाद हम आते हैं नंबर 4, जो चौथा फंडामेंटल राइट है हमारा, जिसको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहेंगे हम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये आर्टिकल नंबर 25 से लेके आर्टिकल नंबर 28 तक जाता है। आर्टिकल नंबर 25 से लेके आर्टिकल नंबर 28 के बीच में प्रोवाइड किया गया है अपने संविधान के द्वारा। और इसमें जो है क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, तो पहला मेजर आर्टिकल जो है इसका है आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 क्या करता है, तो ये इंडिविजुअल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। इंडिविजुअल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इंडिविजुअल्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसको हम कह सकते हैं। और इसको इंडिविजुअल्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसमें क्या इंटेल करता है, तो इसमें जो है 2 प्रकार के राइट्स दिए गए हैं। पहला तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 25 कि एवरी इंडिविजुअल शैल हैव द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कि हर किसी को अपनी अंतरात्मा के अनुसार चलने का अधिकार होगा। और वो रिलीजन के बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, किस प्रकार का रिलीजन चाहिए, अपने हिसाब से रिलीजन मानने का उसको अधिकार होगा, आर्टिकल नंबर 25 कहता है। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 25 ये भी कहता है कि अगर कोई आदमी किसी रिलीजन में यकीन करता है, नहीं करता है, चाहे जैसा भी हो, तो उसको अपने रिलीजन को प्रोफेस करने, यानी कि मानने का, उसको प्रैक्टिस करने का, यानी कि उसके आचरण का, कि भाई हर रिलीजन का अपना कुछ प्रैक्टिस होता है, कि आप मुसलमान हैं तो उसका कुछ प्रैक्टिस होगा, हिंदू हैं तो उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिसेस हैं, सिख हैं तो उससे रिलेटेड कुछ एक प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि पगड़ी बांधना, कड़ा पहनना, कंघा रखना, है ना। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी करने की स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम देता है। साथ ही साथ अगर आप किसी रिलीजन को मानते हैं तो उसके प्रोपेगेशन की भी आपको स्वतंत्रता है। प्रोपेगेशन कहने का मतलब होता है कि उसका प्रचार करना, उसको स्प्रेड करना, इसकी भी आपको स्वतंत्रता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन डज नॉट प्रोवाइड राइट टू कन्वर्जन, है ना। तो ये किसी को कन्वर्ट करने का फंडामेंटल राइट नहीं देता, लेकिन अपने धर्म का प्रचार करने का फंडामेंटल राइट देता है हमारा संविधान। उसके बाद आर्टिकल नंबर 26 आता है। आर्टिकल नंबर 26 कहता है, इसका टाइटल है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। किसके रिलीजियस अफेयर्स, किसको फ्रीडम दी गई है ये, तो ये जो है ये रिलीजियस इंडाउमेंट्स को दी गई फ्रीडम है। इससे पहले हम लोगों ने जो आर्टिकल नंबर 25 देखा वो इंडिविजुअल्स की फ्रीडम है, यानी हमारे और आपके जैसे लोगों की फ्रीडम है। लेकिन ये जो फ्रीडम है ये रिलीजियस इंडाउमेंट्स या रिलीजियस डिनोमिनेशंस का, जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनको दिया गया फ्रीडम है। यानी कि कोई भी धार्मिक संप्रदाय, कोई भी सेक्ट, कोई भी रिलीजन, उसको अपने रिलीजियस अफेयर्स को फ्रीली मैनेज करने का अधिकार होगा। दे कैन स्टैब्लिश देयर ओन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। हर रिलीजियस सेक्ट को या रिलीजन को अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश करने का और
एंड टू मैनेज देम, है ना. दे हैव द राइट टू establish their own religious institutions and the right to manage them. These institutions can acquire property, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मंदिर हो गए, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, कोई रिलीजियस इंडाउमेंट हो गया, दे कैन एक्वायर प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हैं. एंड ऑल्सो कैन मैनेज दिस प्रॉपर्टी, तो ये आर्टिकल नंबर 26. यानी कि हम कह सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 25 जो है वो इंडिविजुअल्स का फ्रीडम है, इंसानों को, लोगों को, व्यक्तियों को फ्रीडम देता है, पर्सन्स को फ्रीडम देता है. और आर्टिकल नंबर 26 जो है वो रिलीजियस सेक्ट्स को, या कह लें कि संप्रदायों को, रिलीजन्स को फ्रीडम देता है. ठीक है, तो एक जो है सोशल है और एक जो है इंडिविजुअल है, ऐसा कह सकते हैं. उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 27. आर्टिकल नंबर 27 को हम ट्रू फाउंडेशन ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म कह सकते हैं. ये कहता है कि द state cannot compel a person, कि स्टेट जो है किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता. किस मामले में? टू पे अ टैक्स meant for the promotion of a particular religion, यानी कि सरकार जो है, स्टेट जो है, किसी को कोई ऐसा टैक्स पे करने को कंपेल नहीं कर सकता जिस टैक्स का या जिस पैसे का बेसिक पर्पस किसी एक खास धर्म को प्रमोट करना हो. तो यानी बेसिकली ये आर्टिकल जो है इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि द स्टेट शैल नॉट स्पेंड एनी मनी ऑन अ सिंगल पर्टिकुलर रिलीजन. अगर स्टेट पैसा लगाएगा तो सारे रिलीजन्स पे बराबर लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा. क्लियर है? और ऐसा कोई भी टैक्स पे करने को हम मजबूर नहीं है, एंड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डू सो और टू पे सच टैक्सेस. तो ये आर्टिकल नंबर 27 है. ये इनडायरेक्टली हम क्यों कह रहे हैं कि ये सेक्युलरिज्म का फाउंडेशन है, क्योंकि यही जो है इक्विडिस्टेंस मेंटेन करने की बात कर रहा है. सेक्युलरिज्म का फाउंडेशन क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये आर्टिकल जो है इनडायरेक्टली स्टेट से ये कह रहा है कि द स्टेट शैल नॉट फेवर एनी रिलीजन, किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगा. और अगर कर रहा है किसी रिलीजन के लिए या रिलीजन्स की भलाई के लिए कुछ कर रहा है, तो स्टेट विल स्पेंड या स्टेट विल फोकस ऑन ऑल रिलीजन्स इक्वली, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे फोकस नहीं करेगा. ये आर्टिकल नंबर 27 कह रहा है. उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 28, इसको यहीं कर लेते हैं. आर्टिकल नंबर 28 इज रिलेटेड टू imparting religious instructions at educational institutions. Instructions in educational institutions. तो आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यानी कि धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है कि नहीं. ठीक है, एजुकेशनल, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. और आर्टिकल नंबर 28 जो है इस पर्पज़ के लिए कई सारे टाइप्स बताता है कि अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है या गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पे इस प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है. अगर कोई ऐसा स्कूल है जो प्राइवेट है एंड इज़ एडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार इसमें पैसा लगाती है बट है वो प्राइवेट, या कोई ऐसा है जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, यानी कि अगर कोई ऐसा स्कूल है जो सीबीएसई के हिसाब से चल रहा है, आईसीएसई बोर्ड का है, तो ऐसे स्कूल्स में जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड बट द स्टूडेंट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू अटेंड सच इंस्ट्रक्शन. उस स्टूडेंट को जो इस स्कूल में पढ़ता है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है कि जब धार्मिक शिक्षा दी जा रही हो तो वहाँ वो उसमें अटेंडेंस लगाए, है ना, कैन नॉट बी कंपेल्ड. तो धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है लेकिन स्टूडेंट को कंपेल नहीं किया जा सकता. और एक चौथी कैटेगरी है कि कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो किसी रिलीजियस ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया है, रिलीजियस ट्रस्ट द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है ना, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और अटेंड करने के लिए भी कंपेल किया जा सकता है. तो इस प्रकार से आर्टिकल नंबर 28 दो फ्रीडम देता है. एक तो ये कि कुछ स्कूलों में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए ही नहीं जा सकते, और दूसरा ये कि अगर दिए जाते हैं तो स्टूडेंट्स को वहाँ उपस्थित ना होने का, एब्सेंट रहने का राइट होगा, फंडामेंटल राइट होगा.
उसके बाद हम आते हैं 5वें नंबर के फंडामेंटल राइट पे। ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स से। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स से। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कैटेगराइज किया था इसको कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैव बीन गिवन अंडर आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। तो इसका जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, दो ही आर्टिकल है। इम्पॉर्टेंट क्या? पहला आर्टिकल हो गया आपका आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल नंबर 29 कहता है कि सभी लोगों को, रिगार्डलेस कि वो माइनॉरिटी हैं कि मेजॉरिटी हैं, इससे मतलब नहीं है, एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज का कोई भी वर्ग ऐसा है जिसकी अपनी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है, तो उनको अपने इस लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रिजर्व करने का फंडामेंटल राइट होगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 9 क्या कह रहा है कि एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ इस चीज़ ध्यान रखना है कि एनी सेक्शन कह रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों शामिल हैं। एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी with a distinct culture, language and script will have the fundamental right, इसको सही कर लेना, language and script will have the fundamental right to preserve them, है ना, right to preserve them। ये समझना है हम लोगों को कि अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि की रक्षा करने का अधिकार होगा। क्लियर है? ये आर्टिकल नंबर 29 कहता है। और उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि सभी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज, ऑल linguistic and religious minorities shall have the right to establish linguistic and religious minorities। अब इसमें एक चीज़ देखिए, इससे एक चीज़ निकल के आती है आर्टिकल नंबर 30 से कि अपने यहाँ जो है माइनॉरिटीज़ आर ऑफ टू काइंड्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है माइनॉरिटीज़ जो हैं दो प्रकार के बताता है। माइनॉरिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हो गए? तो लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि ऑल द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ shall have the right to establish their own educational institutions, and to manage them, तो कोई भी माइनॉरिटी, चाहे रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक हो, तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो या रिलीजन के आधार पर अल्पसंख्यक हो, अपने स्कूल्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनका मैनेजमेंट भी वो खुद संभालेंगे, स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 30। तो एक्चुअल में अगर किसी को अपनी लैंग्वेज बचानी है, अपना कल्चर बचाना है, स्क्रिप्ट बचाना है, तो कैसे कर सकते हैं हम? नई जनरेशन को उसके बारे में बता के, नई जनरेशन को उसके बारे में पढ़ा के, क्योंकि भाषा कब बचेगी? जब उसको बोलने वाले जिंदा रहेंगे। When people speak a language, when people learn to write a language, write in a script, है ना, तभी तो वो भाषा सर्वाइव करेगी। और क्या सबसे बेस्ट तरीका है लोगों को सिखाने का? तो एजुकेशन। तो हर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को अपने स्वयं के स्कूल बनाने और उनके मैनेजमेंट का अधिकार होगा। इसके बाद आता है नंबर 6 रिलेटेड है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अच्छा, इससे पहले वाली क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एक आर्टिकल नंबर 31 भी था जो कि 44th अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से हटा दिया गया था। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है आर्टिकल नंबर 32 में है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको बी आर अम्बेडकर साहब ने हार्ट एंड सोल कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा है। आर्टिकल नंबर 32 जो है ये फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराना भी एक फंडामेंटल राइट बताता है। फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने की पावर को भी एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल नंबर 32 क्या क्या चीज़ें बताता है? ये पहली चीज़ तो ये बताता है कि हर व्यक्ति को, अ पर्सन कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट in case of violation of his fundamental rights।
इन केस ऑफ अ वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। तो अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सच अ पर्सन कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। पहला अधिकार तो ये देता है आर्टिकल नंबर 32। और दूसरी चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा आदमी अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ पावर होनी चाहिए कि कैसे, कुछ शक्तियाँ होनी चाहिए जिसके बेसिस पे वो इस व्यक्ति के या इस इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सके। तो उसके लिए द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन गिवन द पावर to issue five kinds of writs. Has been given the power to issue 5 kinds of writs. Power to issue 5 kinds of writs. और आर्टिकल नंबर 32 जो है बताता है कि ये रिट्स कौन कौन सी हो सकती हैं। पहली एक रिट होती है जिसको हम हेबियस कॉर्पस कहते हैं या हीबियस कॉर्पस कहते हैं, और इसका जो लिटरल मीनिंग है, इसका मतलब है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। हिंदी में कहते हैं कि सशरीर प्रस्तुत किया जाए। एक दूसरी रिट होती है जिसको मैंडेमस कहते हैं। मैंडेमस का लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। और एक तीसरी रिट होती है जिसको हम रिट ऑफ क्यो वारंटो कहते हैं, क्यो वारंटो कहते हैं। इसका मतलब होता है ऑन व्हाट अथॉरिटी, ऑन व्हाट अथॉरिटी या व्हाट अथॉरिटी डू यू हैव। इसका लिटरल मीनिंग है ना इस शब्द का मतलब, क्योंकि ये जो लेटर्स हैं, ये जो वर्ड्स लिखे हम लोगों ने, हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, ये सब ग्रीक, लैटिन, इन भाषाओं के शब्द हैं, और इंग्लिश में उनका मीनिंग, लिटरल मीनिंग ये निकल के आता है। ऐसे ही एक फोर्थ रिट है जिसको हम प्रोहिबिशन कहते हैं। प्रोहिबिशन, हिंदी में इसको प्रतिषेध कहा जाता है, और इसका लिटरल मीनिंग है टू स्टे, स्टे। और उसके बाद एक पांचवी रिट है जिसको हम सरसरी कहते हैं, सरसरी कहते हैं, और इसका होता है मतलब टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणन हेतु। तो 5 kinds of writs have been provided to the Supreme Court, and Supreme Court can issue these writs in order to enforce the fundamental rights of an individual. अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे इसमें, चूंकि आर्टिकल्स की चर्चा कर ही रहे हैं तो इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिया गया है, यानी कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन गिवन द पावर टू इशू रिट्स। और ऐसे ही हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 226, एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 226, इसके तहत रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स दिया गया है, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स। सो द हाई कोर्ट्स कैन ऑल्सो इशू रिट्स, और सेम रिट्स होती हैं, वही 5 रिट्स हाई कोर्ट्स भी जारी कर सकती हैं, वही सेम 5 रिट्स सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है, इट्स अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, एंड कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट्स केवल तभी जारी कर सकती है जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता हो। दूसरी चीज़ ये कि द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 32, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द ड्यूटी टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। तो अगर रिट पिटिशन अगर दाखिल की जाती है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, वायलेशन के रिगार्डिंग, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हैज़ लेसर जुरिस्डिक्शंस। इसका मतलब है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेस डिस्क्रिशन, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स को लागू करने से, जबकि हाई कोर्ट्स इस तरीके से बाउंड नहीं है ना। ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट जो है कैन इशू रिट्स इन एनी राइट्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी राइट, इशू रिट्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी राइट। किसी भी प्रकार का राइट का अगर वायलेशन होता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो लीगल राइट हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, उसके केस में हाई कोर्ट्स जो है रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिट तभी जारी करेगी जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता हो। दूसरी चीज़ कि हाई कोर्ट्स हैव ग्रेटर डिस्क्रिशन, हाई कोर्ट्स हैव ग्रेटर डिस्क्रिशन, यानी कि हाई कोर्ट्स जो हैं ऐसी पिटिशन रिजेक्ट भी कर सकती हैं, है ना। वो अपनी इच्छा से, उनके पास अपनी इच्छा से या वॉलंटरी पावर्स, या कह लें कि विवेकाधीन शक्तियाँ अधिक हैं। तो उस लिहाज से हम देखेंगे कि
the writ jurisdiction of Supreme Court is lesser than that of the writ jurisdiction of the Supreme Court. और ऐसा जानबूझ के किया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट का पूरा फोकस जो है वो केवल फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने या उनके प्रोटेक्शन पे रहे, ना कि सुप्रीम कोर्ट का ध्यान भटके किसी और मामले को लेके। तो ये जो रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उससे रिलेटेड डिस्कशन हुआ, आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है। उसके बाद 3 और आर्टिकल्स आते हैं जो आर नॉट एग्जैक्टली पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट, बस बट पार्ट 3 के ही हैं। तो पार्ट 3 में ही आर्टिकल नंबर 33 आता है। आर्टिकल नंबर 33, आर्टिकल नंबर 33 जो है ये इट गिव्स द पार्लियामेंट पावर, पार्लियामेंट को पावर देता है टू मॉडिफाई और डिटरमाइन फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस के केस में जैसे कोई एजेंसी है जो चाहे आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हो या पुलिस हो या आईबी हो, रॉ हो, ऐसी जो एजेंसीज हैं जो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई हैं, उनमें फंडामेंटल राइट्स कैसे अप्लाई होगा, इससे रिलेटेड लॉ जो है वो पार्लियामेंट बना सकती है। कि जैसे लेबर्स को यूनियन बनाने का अधिकार है, हड़ताल करने का अधिकार है, क्या सेना में भी हड़ताल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पार्लियामेंट जो है इस प्रकार के कानून बना सकती है, आर्टिकल नंबर 33 कहता है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 34। ये कहता है कि अगर किसी एरिया है ना, इफ इन एन एरिया अ मार्शल लॉ इज इन फोर्स, यानी कि सेना का शासन चल रहा है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो सस्पेंड कर दी गई है ना, और सेना ही कानून बना रही है, या स्थितियां ऐसी विकट हो गई हैं कि सेना ही जो है उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के प्रयास में है, सिविलियन गवर्नमेंट जो है सस्पेंडेड फॉर्म में है, तो वहाँ के लोगों का द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल इन दैट एरिया शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ये डिटरमाइन करने की पावर जो है किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ये आर्टिकल नंबर 34 कहता है। ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास है, ये आर्टिकल नंबर 34 कह रहा है, तो ये ध्यान देंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल नंबर 35 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 35 कहता है कि ऑल द लॉज रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों से या फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने भी कानून होंगे, कैन ओनली बी मेड बाय द पार्लियामेंट। इसके अलावा कोई अन्य जो लेजिस्लेचर्स हैं, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर है, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वो इसके रिगार्डिंग कोई कानून नहीं बना सकते, इसके रिगार्डिंग कोई भी लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, कैन ओनली बी मेड बाय द पार्लियामेंट। और आर्टिकल नंबर 35 स्पेसिफिकली लिखता है एंड नॉट बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसा क्यों किया गया है कि केवल संसद ही बना सकती है? इससे ये इंश्योर होता है कि पूरे देश में फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, यानी कि ये अधिकार सबको बराबर मात्रा में मिले, इक्वली मिले, स्टेट वाइज जो है उसमें कोई डिफरेंस आने ना पाए। अब एक लास्ट में, इससे पहले कि ये पार्ट ख़त्म करें, एक लास्ट में एक स्पेशल थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 31 पे। देखो, आर्टिकल नंबर 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी दिया करता था, राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल नंबर 31 के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था, है ना, इसमें संशोधन किया गया था और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल नंबर 31A और आर्टिकल नंबर 31B। ये दोनों आर्टिकल्स जोड़े गए थे फर्स्ट अमेंडमेंट, संविधान का पहला ही अमेंडमेंट जो था कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। इसके माध्यम से आर्टिकल नंबर 31A जोड़ा गया था और आर्टिकल नंबर 31B जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 31 ये कहता था कि राइट टू प्रॉपर्टी तो है लोगों को, है ना, बट कुछ स्पेशल केसेस में उनकी प्रॉपर्टी का एक्विजिशन किया जा सकता है। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ बनाता है आर्टिकल नंबर 31A। और आर्टिकल नंबर 31B क्या कहता है? ये कहता है कि कुछ लॉ, यानी कि ये जो है ये हम लोग शायद पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसके तहत शेड्यूल नंबर 9 बनाया गया है, और आर्टिकल नंबर 31B कहता है कि शेड्यूल 9 में, है ना, ऑल लॉज in this schedule
कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो इस शेड्यूल में जितने भी कानून हैं, है ना, उनको किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये आर्टिकल नंबर 31 बी कहता है। अच्छा, इस पे भी ध्यान रखेंगे कि इसी से रिलेटेड एक केस हुआ था, IR कोहलू केस 2007, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस शेड्यूल में जितने भी कानून रखे गए थे, उन सब पे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लागू होगा। लेकिन उससे पहले के जो कानून इसमें रखे गए हैं, उन पे जो है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। ये IR कोहलू केस था। इसके बारे में फर्दर मौका मिलेगा, हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और आर्टिकल है, 31 का ही पार्ट है, जिसको हम आर्टिकल नंबर 31C कहेंगे। अब आर्टिकल नंबर 31C जो है, ये पहली बार, है ना, इसको जो है शामिल किया गया, आर्टिकल नंबर 31C को 25th अमेंडमेंट 1971, इसको जो है शामिल किया गया 25th अमेंडमेंट 1971 में। और इसके माध्यम से ये कहा गया कि जितने भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 39A, आर्टिकल नंबर 39B और आर्टिकल नंबर 39C में दिए गए हैं, है ना, क्या कह रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल पार्ट 4, है ना, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, पार्ट 4 के आर्टिकल नंबर 39B और आर्टिकल नंबर 39C में जो DPSP दिए गए हैं, इनको लागू करने के लिए एनफोर्स करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जाता है ना, इफ अ लॉ इज मेड एंड इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट, एंड इट वायलेट्स कौन से फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 एंड आर्टिकल नंबर 31, तो उस लॉ को केवल इस बेसिस पे, है ना, दैट लॉ कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड, केवल इस बेसिस पे वॉइड या रद्द नहीं किया जा सकता कि वो जो है इन 3 आर्टिकल्स का उल्लंघन करता है। ठीक है, ये 25th अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया। अब इसको लेके ढेर सारे केसेस हैं, कई सारे केसेस हुए, फिर से अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पे फैसले भी दिए। तो बस इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 31C इज रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSPs, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSPs से रिलेटेड है। और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी DPSP को लागू करते समय आर्टिकल नंबर 14, 19 और 31 में दिए गए किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो भी जाता है, तो उस पर्टिकुलर लॉ को जो DPSP लागू कर रहा है, केवल इस बेसिस पे कि वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, रद्द नहीं किया जाएगा, है ना। अब इस पे और भी लंबी चौड़ी चर्चा होगी, जब हम लोग DPSP पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इसको तो 44th अमेंडमेंट, यानी कि जो 31 है, आर्टिकल नंबर 31, 44th अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से इट वाज रिपील्ड, इसको हटा दिया गया है। तो अब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है, आर्टिकल नंबर 31 है ही नहीं, जो है बच गए हैं वो हैं आर्टिकल नंबर 31A, 31B और 31C। आगे बाद में एक और आर्टिकल आया था, आर्टिकल नंबर 31D, उसको रिपील कर लिया गया, है ना, 43rd अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से। ऐसे ही एक और आर्टिकल आया था 32A, और इसको भी जो है रिपील कर लिया गया था, सेम 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से। तो वो रिपील किए जा चुके हैं, तो वो हमारे लिए किसी काम के नहीं है। सो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में जो आर्टिकल्स हैं उनका एक ऐसे ही ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, जिसमें DPSPs आएंगे, और आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एंजॉय करिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बारे में बताइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।